Surcharged with Divine Love by सुखमनी आंटी, पब्लिशर्स यूनिस्टार, अध्याय 32, शीर्षक दैवी हस्तक्षेप। उस समय जब मेरे पिताजी लुधियाना में एक बहुत बड़े और बहुत महंगे अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, पैसा पानी की तरह बह रहा था। चूँकि लुधियाना में रुकना अपेक्षा से अधिक लंबा हो रहा था और चूँकि मैं अपने शहर में नहीं थी, इसलिए मैंने चंडीगढ़ वापस आने और बिलों का भुगतान करने के लिए उपयोग किए जा रहे खाते को टॉप अप करने का निर्णय लिया। अपने पिताजी के कागजात देखने के बाद मैंने 12 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट देखी, जो उसी खाते में एक सप्ताह के भीतर मैच्योर हो रही थी, जिसका मैं उपयोग कर रही थी। इस पर ऑटो रिन्यूअल विकल्प को रद्द करना और इस खाते में जमा करवाना ही समझदारी लगी। मेरे पिताजी की हालत गंभीर थी, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा समय तक दूर नहीं रहना चाहती थी और दूसरे बैंकों में जाकर पैसे ट्रांसफ़र कराने और एफडी तोड़वाने में से बेहतर विकल्प यही लगा। मैंने बैंक के मैनेजर से संपर्क किया और उन्हें अपनी समस्या बताई और उनसे पूछा कि मेरी तरफ से कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है। मेरा जॉइंट अकाउंट में दूसरा नाम था और फिक्स्ड डिपॉजिट पर नॉमिनी थी, इसलिए मैंने नहीं सोचा था कि कोई बड़ी समस्या होगी। मैनेजर सहित स्टाफ मेरे प्रति बेहद संदिग्ध लग रहा था और उन्होंने कोई मदद नहीं की। वे वास्तव में इतने असभ्य और कठोर थे कि मैं रोने लगती थी और उनसे विनती करती थी कि वे मुझे एफडी का पैसा पाने का कोई तरीका बताएं। किसी भी प्रकार की विनती और मिन्नत से कोई मदद नहीं मिली। वे मुझे रोज़ बुलाते थे और फॉर्म भरवाते थे, घंटों बिठाते थे, भद्दी टिप्पणियाँ करते थे और बिना किसी समाधान के मुझे वापस भेज देते थे। मैंने मैनेजर से आग्रह किया कि वे अपनी लुधियाना शाखा से एक कर्मचारी को अस्पताल में जाकर जांच करने के लिए भेजें कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। मैंने सभी निकट संबंधियों के नो ऑब्जेक्शन लेटर्स, अस्पताल के कैंसर विभाग के प्रमुख का एक पत्र जिसमें रोगी की स्थिति को प्रमाणित किया गया था, प्रस्तुत किया। आखिरकार मैंने उन्हें अस्पताल के मालिक का एक पत्र भी दिया, लेकिन फिर भी कर्मचारियों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। क्षतिपूर्ति बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए गए और मुझसे ये सभी दस्तावेज लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मरीज के मरने तक इंतज़ार करें और फिर अदालत के आदेश के साथ उनके पास आएं। यह सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। मैं उस दिन घर वापस आई और गुरुजी की तस्वीर के सामने रोई। मैं पहले ही इन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने आगे पीछे लुधियाना भेजकर माँ और बहन के हस्ताक्षर करवाने में एक सप्ताह बर्बाद कर चुकी थी और आखिरकार हार मानने और दूसरे बैंक से एफडी तुड़वाने का फैसला किया। मैं तुरंत लुधियाना वापस जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे पिताजी की हालत के बारे में बहुत आशाजनक खबरें नहीं आ रही थीं। मैं चंडीगढ़ में अकेले रह रही थी, जबकि मेरी माँ और बहन पिताजी के साथ लुधियाना में थीं। सुबह लगभग 8 बजे मैं नौकरानी के लिए अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई। यह एक विशाल बालकनी के बाद आता है। जैसे ही मैं अंदर जाने के लिए मुड़ी, मैंने छत के किनारे पर एक बाज को बैठे देखा। मैं उसे देखने के लिए रुक गई और अचानक वह उड़ा और मेरी ओर आया। मेरे सिर से ठीक ऊपर वो थोड़ा नीचे आया और फिर उड़ गया। सिख धर्म में हम सभी बाज को गुरु गोबिंद सिंह जी के पालतू जानवर के रूप में जानते हैं और मैंने इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में लिया कि शायद मेरा काम बिना किसी देरी के दूसरे बैंक में हो जाएगा। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरे दिमाग में एक संदेश बार बार घूम रहा था, जिससे मुझे मुंबई में संबंधित बैंकों के मुख्य कार्यालय के विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर को फ़ोन करने के लिए कहा जा रहा था। मैंने गूगल पर लॉ ऑफिसर को खोजा और एक लैंडलाइन नंबर मिला। मैंने सहजता से अपना फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया। डायल करते समय मैंने घड़ी की ओर देखा तो मुश्किल से सुबह के 8:30 बजे थे। मैंने अपने मन में खुद से कह रही हूँ कि इस समय बैंक में कोई नहीं बैठा होगा, लेकिन फिर भी मेरा कॉल बटन दबाने के लिए आगे बढ़ गया। दूसरी रिंग पर फ़ोन उसी व्यक्ति ने उठाया जिससे मैं बात करना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझ पर क्या गुजरी है और बैंक कर्मचारी मेरे साथ किस तरह दुर्व्यवहार कर रहे हैं।
मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने वे सभी दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं जिनके बारे में मैं सोच सकती थी। मैम, ये सिर्फ़ आपको परेशान कर रहे हैं। हमें आपसे इतने सारे दस्तावेज़ों की आवश्यकता नहीं है, ख़ासकर यदि आप एफडी के नॉमिनी हैं और दूसरी खाता धारक हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरा भी यही मानना है और अब वे मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे सारा ब्यौरा लिया और कहा कि वे मुझे 10 मिनट में वापस कॉल करेंगे। अपने वचन के अनुसार उन्होंने वापस फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मैं शाखा में जाऊं और मेरा काम हो जाएगा। सुबह कर्मचारियों का व्यवहार बिल्कुल अलग था। मैनेजर मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आया और मुझे अपने केबिन में बिठाया। 10 मिनट के भीतर मेरा फिक्स डिपॉजिट राशि सेविंग अकाउंट में जमा कर दी गई। मैनेजर द्वारा मुझे चाय और मेवे की पेशकश की गई, जबकि पहले मुझे बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा जाता था और सभी प्रकार की भद्दी टिप्पणियाँ की जाती थीं, जिससे मुझे लगता था कि मैं एक तरह की अपराधी हूँ जो अपने पिताजी के पैसे छीनना चाहती थी जब वे बेहोश हालत में थे। मैंने उनके व्यवहार और सभी उत्पीड़न से बहुत आहत हुई, खासकर इस तथ्य से कि उन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक मेरे पिताजी से दूर रखा। मैं आमतौर पर बहुत शांत रहती हूँ, लेकिन आहत और हताशा से बाहर आकर मैंने मैनेजर से कहा, मुझे अपने पिताजी के पास वापस जाने की जल्दी है, लेकिन मैं वापस आऊँगी और तुम सबको सीधा कर दूँगी। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों कहा और निश्चित रूप से खाता बंद करने के अलावा और कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। 2 महीने के बाद जब मेरे पिताजी अस्पताल से बाहर आकर चंडीगढ़ वापस आए, मैंने अपना खाता बंद करने के इरादे से बैंक जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैंने कई नए चेहरों को देखा। मैंने मैनेजर के केबिन में प्रवेश किया और देखा कि मैनेजर भी बदल गया है। मैंने पिछले अनुभव के बारे में बात न करने का फ़ैसला किया और उनसे खाता बंद करने में मेरी मदद करने को कहा। उसने मेरा नाम देखा और तुरंत बोला, ओह मैडम, आप सुखमनी हैं? मैंने सुना है कि आपके साथ क्या हुआ था। मैं थोड़ी क्यूरियस थी कि कैसे पता चला और उसने उत्तर दिया, मैम, मुंबई में लॉ ऑफिसर ने शाखा के पूरे स्टाफ पर गुस्सा किया और उन सबको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने इस घटना को व्यक्तिगत रूप से ले लिया है। बाहर देखो, आपसे कोई भी पुराना स्टाफ सदस्य आपको नहीं दिखेगा। अंदर जाते समय मैंने ठीक यही देखा था। उन्होंने आगे कहा, मुझे शाखा के साथ साथ बैंक की ओर से भी लिखित माफ़ी मांगने का आदेश है। मेरे पास आपके पिताजी का ईमेल था, इसलिए आपने शायद इसे नहीं पढ़ा है। उन्होंने माफ़ीनामे का प्रिंट आउट निकाल कर मुझे दिया। मैम, आप मुंबई में लॉ ऑफिसर को कैसे जानती हैं? उन्होंने सचमुच आपकी समस्या समय पर हल नहीं करने की को गंभीरता से लिया और नाराज़गी जताई है और हमें अत्यंत सम्मान के साथ आपकी सेवा करने के निर्देश दिए हैं। मैं उसे बताना नहीं चाहती थी कि मैंने उनका नंबर गूगल पर खोजा था, इसलिए मैंने उसे बताया कि मैं उसे एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए जानती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन्हें दोबारा फ़ोन करूँ और उन्हें आश्वस्त करूँ कि सब कुछ ठीक है और मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। मैम, जब तक आप उनको वापस कॉल करके नहीं बताएंगी कि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं, वे हमें नहीं छोड़ेंगे। वे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आपके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उससे वे बेहद परेशान हैं। मैं घर आई और उनको फ़ोन करने और उनकी सभी मदद के लिए धन्यवाद देने का सोचा। मैंने खोजा, लेकिन मुझे उनका नंबर कहीं भी नहीं मिला। आज तक मुझे उनका नंबर गूगल पर कहीं नहीं मिल पाया। तो मुझे कैसे पता चला कि बैंक में लॉ ऑफिसर होता है? उस दिन गूगल पर पहली बार सर्च करने पर मुझे उनका नंबर कैसे मिल गया? अब मुझे उनका नंबर क्यों नहीं मिल रहा? इतना वरिष्ठ अधिकारी सुबह 8:30 बजे ऑफिस में क्यों बैठा था और उसने पूरे स्टाफ को बाहर निकालने की हद तक क्यों कदम उठाया? जैसे ही मैं बैठकर इन सवालों पर विचार कर रही थी, मुझे याद आया कि पिछले बैंक प्रबंधक के लिए मेरे आखिरी शब्द वापस आकर सबको सीधा करूँगी थे। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे गुरु ने मेरे लिए
उन सभी को सीधा कर दिया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।